धन्यवाद हूँ जी। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे भारतीय महाद्वीप के प्राचीन इतिहास और यहाँ के समाज व्यवस्था को जानने के लिए इंटेलेक्चुअल्स और सामान्य जन जो है कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और राहुल कन्नाकी ब्रदर, आपने मुझे याद किया और मुझे जुड़ने से मेरे इंटरव्यू या इंटरेक्शन करने के लिए समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत सेवा जोहार। तो मेरा सामान्य परिचय है। मैं मूलतः जो वाराणसी जिले का एक तहसील है चंदौली, अब जो कि 20 साल से लगभग वो जिला बन गया है। तो चंदौली जिले ग्राम फेसुणा का मैं निवासी हूँ। जी। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है ग्राम फेसुणा प्राइमरी स्कूल में हुई है। मिडिल इसका जूनियर हाई स्कूल नई बाजार 3 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग पैदल जाया करते थे। जी। 8वीं पास करने के बाद देर बाद चैलेंज, मेरे अध्यापक बोलते थे कि आपको साइंस पढ़ना है, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड संस्कृत में था। और संस्कृत मुझे जितने कपलेट थे, मेरा गला नहीं, लेकिन मेरी मदर का गाना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास गाने का लय नहीं है। तो जी। लेकिन संस्कृत मुझे बहुत याद हो जाती थी, वो गा गा के पढ़ाते थे। तो वहाँ से फिर मैं अपने गांव से नज़दीक कस्बे सेद राजा में न लेकर मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज सकलडीहा में एडमिशन लिया। मेरे बड़े भैया लोग बताए कि वहीं जाइए, वहाँ का माहौल ठीक। तो हम एक तरफ से 15 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। तो 1987-88 से 89-90 4 साल का मेरा जर्नी रहा। मैं वहाँ से साइंस साइड से मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है, विशेष रूप से फिजिक्स। तो क्या बात मैथ के बिना फिजिक्स तो अच्छा नहीं है। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट मैंने डिस्टिंक्शन मैथमेटिक्स और साइंस में भी पाया है। और इंटरमीडिएट किया वहाँ से करने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए, संक्षिप्त बताऊँ, मैं बीएससी में न लेके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन मुझे आवश्यकता हुई कि मैं बड़ा था तो मुझे नौकरी जल्दी करना चाहिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एयरमैन टेक्निकल का एग्ज़ाम दिया कानपुर से। मेरे साथी और भी फर्स्ट डिवीज़न वाले थे, तो मेरा हो गया, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा ठीक-ठाक थी। वो सब बोलते थे क्या बात कि है। इंग्लिश ठीक होने से आपका बढ़िया होगी। तो फर्स्ट सिलेक्शन में हो गया, तो मैं नवंबर 91 में सेलेक्ट हो गया। 16 मार्च 1992 में मैं एयरफोर्स स्टेशन बंगलौर है जलाली ईस्ट, वहाँ पे 2 साल ट्रेनिंग किया। वहाँ 2 साल ट्रेनिंग में पहली पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट हैदराबाद सिकंदरा ट्विन सिटी, वहाँ पर मैं 5 साल रहा, अप्रैल 1994 से जनवरी 99 तक। ओके। और उसके बाद फिर सेकंड पोस्टिंग मेरा आसाम रहा 3.5 साल, वहाँ पे N30 एयरक्राफ्ट में। फिर वहाँ से फिर मैं बंगलौर आया एसटी, जहाँ पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जलाली, माराथली बोलते हैं वहाँ पर। वहाँ 5 साल, वहाँ से फिर मुझे ऑटोमेटिक जो आगरा एयरफोर्स स्टेशन मिल गया। तो यहाँ मैंने किया। वहीं सर्विस में रहते हुए मैंने, चूँकि इंटरमीडिएट किया था, रेगुलर कर नहीं सकते थे, जी। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मेरी बीए एमए की डिग्री है एक्सटर्नल से। जी। जी। और जब पॉलिटिकल साइंस कर रहा था, तो मेरी पोस्टिंग आसाम थी, वो बड़ा मुश्किल से है, उस समय युद्ध भी हुआ था कारगिल वाला। तो उसमें एग्ज़ाम देना किसी तरह मुश्किल से अलाउ किया हमारे अधिकारी। जी। फिर ऐसे ट्राई करता, लेकिन मेरा एक उत्सुकता थी कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना चाहिए। समय की सामान्यता होती है कि सिविल से भी, लेकिन मेरा जो साइंटिफिक खोज शुरू से 8वीं में था कि मैं साइंटिस्ट टाइप का, मतलब टेम्परामेंट हमारे अध्यापकों ने विकसित किया, जिसमें अपने अध्यापकों का नाम लूँगा। आदरणीय बिहारी प्रसाद मास्टर जी बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे। वो 8वीं पढ़ाते, लेकिन 10वीं 11वीं तक का पढ़ाने में समर्थ थे। क्या तो बात। उन्होंने मुझे बहुत योगदान दिया। फिर संस्कृत टीचर से आदरणीय रामअवतार यादव सर, वो बहुत मानते थे कि आप कुछ करोगे, हम लोग तो जितना किए हैं यहीं पर रह गए। फिर एक लाल परीक्षा सिंह से, वो मुझे बहुत ही प्रशंसा बड़ाई करते थे। ये 3 जो अध्यापक हैं मेरे लिए मतलब त्रिशूल मार की तरह कार्य करते थे। क्या बात उनसे मैं 20 साल तक मिला नहीं। वो बोलते थे तुम्हें आईएएस बनना है, तो जब भी ज़्यादा उनसे मिलता नहीं था, उनका बेटा बोलता था कि आपको पापा याद करते हैं। हम बोले हम नहीं बने तो इसलिए हम नहीं आएँगे, ठीक है, हम दूसरे क्षेत्र में जाएँगे। यही मेरा शॉर्ट परिचय। फिर मैं यहाँ से आया 2012 में, हम्म। सर्विस जो है डिस्चार्ज ले लिया। फिर मिसेज फिर परिवार जो लखनऊ रहता, तो मैं इलाहाबाद में आके तैयारी करने लगा। उसी दौरान देखिए मेरा डिटेल में है कि 2012 में आया जून में हम्म। आगरा से। फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया। पहले अटेम्प्ट में नेट, जून वाला जो है नेट, उसको मैंने हिस्ट्री से कंप्लीट किया। फिर पढ़ाई चलती रही। फिर नेट पॉलिटिकल साइंस से 14 में किया। उसी बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रेट होता है, रिसर्च
एग्जामिनेशन टेस्ट, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया था। मैं भी नहीं सोचा कि टॉप कर जाऊँगा। तो मैं क्या बात पीएचडी है। नहीं गया कुछ कारण से। जी फिर यहाँ से हुआ, फिर तैयारी करता तो मैंने 13-14 दोनों पीसीएच दिया था। मेरा बेटा बीमार हो गया तो 14-13 वाला मैंने मेंस नहीं दे पाया, लेकिन 14 वाला क्वालीफाई किया, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा। तो जी। कॉल भी आया उसके पहले, चूँकि ऑटोनॉमस बॉडी है आईआईटी बीएचयू, तो हम्म। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम दिया 1 फरवरी को, फिर 2 को आया प्री का रिज़ल्ट, फिर मेन हुआ, फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए हुआ, 4 स्टेज में हुआ एग्ज़ाम, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या तो बात है सर। वहाँ से फिर मैं 20 फरवरी को जॉइन कर लिया। तब से मैं यहाँ हूँ। फिर 2017 में मैं पीएचडी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट बीएचयू से मैंने जो पीएचडी प्रारंभ शुरू किया, तो मेरा शुरू में टॉपिक था, आप ताज्जुब करेंगे, मैं ही अपने समाज बहुत सी नहीं जानता था। तो मेरा था कंट्रीब्यूशन ऑफ गोंड फ्रीडम फाइटर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये टॉपिक था। लेकिन विद इन एक 1 ईयर जब मैं कचारगढ़ और सेंट्रल इंडिया में गया विजिट करने, अब मोस्ट वाली एक कार्यक्रम जो है शिव मुनि जी कराए थे मऊ जिला में, तो 8-10 साल पहले से इस गोंडवाना मूवमेंट और संस्कृति के बारे में जुड़े थे, तो उनका व्हाट्सएप पर आया, तो हम गए गाड़ी के साथ, गाड़ी ले लिए थे तब, 3-4 लोगों को लेके गए टीम। जी तो वहाँ देख रहा हूँ कि हमारे सगाजन जो मंडला साइड के गाना बहुत सुंदर गा रहे हैं, और उनके वाद्य यंत्रों की बहुत खूबसूरती से मुझे प्रभावित कर रहा है, लेकिन अर्थ एक भी नहीं आ रहा, जीरो, ओके। ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हम्म। लेकिन उनकी वाद्य यंत्र इतना सुंदर बताए, नृत्य उनका अलग है। तो वहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वो मुझे बोले आप कचारगढ़ यात्रा और मध्य भारत अमरकंटक और यात्रा करें, तो ठीक है। तो फिर मैं ऐसे गया, चूँकि कौतूहल था। जी ये आपके बल्लार साहब वगैरह तो हमारा वही था, 10 साल तो मैं साउथ इंडिया ही नौकरी किया ना, 5 साल बंगलौर, 5 साल हैदराबाद। जी। तो वो सब यात्रा करते थे, स्टेशन आते थे। ये मुझे नहीं पता था कि ये सब गोंडवाना कोई तूरों का विरासत है, ठीक है। और मेरा थोड़ा से लंड पान ठीक ठाक रहा, तो हमको लोग उस तरह के नहीं जो सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि ऐसा है, लेकिन हमको सब लोग लाइक करता था मेरे व्यवहार से। जी तो जी। एयरफोर्स में भी ठीक ठाक रहा। मुझे छोड़ने के पहले लोग आशीर्वाद या सहयोग दिए कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब ब्रदर आपको बता रहा हूँ कि पार्ट जान लेना जरूरी, जिंदगी का संघर्ष किया तो मेरे दिमाग में एक तमन्ना थी कि बहुत से लोग रिसर्च करते थे, उनकी अपनी स्वेच्छा से टॉपिक नहीं मिलता था। ओके। 95 में जा रहे थे कि कोई सोनकर साहब थे, वो एमपी भी बने थे, लेकिन वहीं बीएचयू से उनको मन मुताबिक जो टॉपिक नहीं दिया था करने, तो वो कटिंग में रखा हुआ था पेपर का, हिंदी में, मोस्ट प्रोबेबली दैनिक जागरण में छपा हुआ था। ओ। फिर इसके बाद मैं जब हैदराबाद में था, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पेपर मंगाता था, इंग्लिश सीखने का शौक था, सभी लोग सीखते थे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैं एकत्रित करता था। मेरे पास पूरे इतने पेपर की जो है कटिंग रखे हुए हैं सब रिकॉर्ड के लिए, क्या वहाँ मूवमेंट चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो दिमाग में था कि किया जाए, तो चूंकि मलाल तो ये नहीं था, मेरे दोस्त लोग बोलते कि तुम सिविल सर्वेंट नहीं बने, अभी भी आता है हमारा दोस्त यहाँ मिलने सब, तो बोलते तुम जो चाहते हो कर लेते, तुम्हारी लगन अच्छी है। तो हम कहेंगे ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जो चीज़ छूटा हुआ था, हम पीएचडी, अगर पीसीएस अधिकारी बन जाते तो पीएचडी नहीं करते, समाज को नहीं जान पाते। तो बिल्कुल। मुझे कम समय में रेट ऑफ लर्निंग एकदम तेज किया कि फिर अपना टॉपिक मैंने बदला 2 साल के बाद। तो जानते हैं मैं टॉपिक का क्या है, शुरू में कैसे परिवर्तन हो, इसको बोलते हैं साइंटिफिक। जो चीज़ आज जानते हैं कल आगे जानेंगे, तो उसमें लगे कि नहीं नहीं ये चीज़ में तो ये उत्तरोत्तर विरासत है। तो मेरा फिर टॉपिक रखा कंट्रीब्यूशन ऑफ गोंड ट्राइब्स इन बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। चूंकि उस समय तक मुझे बहुत भाषाओं का अध्ययन के बारे में पकड़ नहीं हुई थी, जी तो मैं उसका अनुवाद भी यही देखना पड़ा कि भाई समाज और राष्ट्र निर्माण में गोंड जनजातियों का योगदान। चूंकि गोंड एक सिंगल ह्यूमन ग्रुप नहीं है, हम नहीं। यहाँ के, इसके बाद मैं ट्राइब या अलग जाति शब्द का प्रयोग कम करूँगा, सोशल ग्रुप और डिफरेंट डिफरेंट जो है गण शब्द का प्रयोग करूँगा, क्योंकि यही एक सच्चाई है। हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग जो दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, जिस शब्द का ज़्यादा प्रचार होता है, एक विद्वान ने बोला कि शब्द कठिन है या आसान, ये नहीं निर्भर करता, वो कितना प्रचलन में ये निर्भर करता है। क्या बात है। एक छोटा भी शब्द है, अगर प्रचलन में नहीं है तो आपको नया लगेगा, जल्दी नहीं सीख पाएंगे। राइट। एक उदाहरण दूंगा, जैसे हमारी माता जी बोलते रहे नियरवा है, अब इसमें ये टॉपिक उठता है कि नियर सब अंग्रेजी के ये नहीं यार से नियर आया है, या यहाँ से जो अंग्रेजों ने लिया है, ठीक है। अब मैं अपने ननिहाल जाता हूँ 15 किलोमीटर पर, तो वहाँ मेरी बहन बोलती है रास्ते में 2 मिला मिले थे, जबकि मिला मैंने होता है मीट करना, वहाँ पर मिला कर पर्सन,
अब हम लोग मैन बोलते हैं, तो ये भी प्रचलन में गलत है कि हम पुरुषवाचक ही प्रयोग करते हैं, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई हो। लेकिन जब इंडिजिनस सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, उनके हाव भाव को देखते हैं, विचार को, तो वहाँ लगता है कि एकदम इगल्टेरियन सोसाइटी है, मैंने समानतावादी सोसाइटी है। अब अगर उसमें कुछ चेंजेज भी है ब्रदर, तो ये चेंज जो है परिस्थितियों और लोगों के इंटरमिंगल एक्सचेंज के कारण ये हुआ है। अब उनकी बुनियादी चीज को जब हम ऊपर से नीचे लेयर की तरफ जाते हैं तो सच्चाई नीचे दबी हुई है। अब ऊपर लाते हैं तब पता चलता है कि नहीं, ये चीज से इसका स्प्लिट होके विकास होके यहाँ गया है। ओहो। तो यही विचार है। इसी विचार के साथ मुझे ये भी नहीं हुआ, जब हम 2022 तक खाली हो गए अपना, पहले ये मेरे लिए तंगी था समय का कि हम पीएचडी कंप्लीट कर लें, कोरोना भी लगा। हाँ। पीएचडी करने के बाद मुझे ये भी नहीं, आप जानेंगे कि हम विद इन 6 मंथ में सारे इरावथन महादेवन का ऑनलाइन अपलोड किया, 900 कुछ पेज का पृष्ठ है, फिर जो है पसेहल का निकाला, फिर जो मार्टिमर व्हीलर का कुल ऑनलाइन पड़ा हुआ, मैंने उसको डाउनलोड करके उसको बाइंडिंग कराया बेटे से, कहा कि ले जाओ मार्केट में करा लो। फिर जो है वाल्टर पे सर्विस। तो मेरी जब इनको पढ़ने लगा, उन लोगों का जो भी मार्को मॉडल है, आरपीएन राव का है, ये निशा यादव जो है टीएफआईआर बॉम्बे के इन्होंने किया है, फिर एसआर राव है, ये सारे लोग जो जो वीडियो देखता रहा, विशेष रूप से आपका भी देखता था अपने समाज को जानने के लिए। हम्म। तो मेरे नॉलेज में 75% जो सोशल मीडिया ने आप लोगों ने दिया, उसको मैं अपने विवेक और अध्ययन से समाहित करके चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना, इस पर मैंने फोकस किया। इसलिए मैं अपने थीसिस को हिंदी के बजाय इंग्लिश में लिखने पाया, क्योंकि नो बडी इज गोइंग टू पे अटेंशन इन हिंदी लैंग्वेज। वाई? बिकॉज इंटरनेशनली वी आर नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर। ऑफ हम कोर्स। कहीं खड़े नहीं होते हैं। जी तो जी। इंटरनेशनल में इंग्लिश के बिना आप नहीं कर सकते। वो अलग इशू कि कौन लैंग्वेज कितनी बढ़िया है, क्या है, मिक्सचर है, वो अलग इशू है। लेकिन वर्तमान में जब इंग्लिश पीपल जब शासन किया हर जगह, तब अपनी भाषा को वो वहाँ पर प्रभावी किए, उनको इम्प्लीमेंट किए। ये शासन का असर होता है। तो ये मेरा परिचय जर्नी रहा है। अभी वैसे परिवार के रूप में मैं हूँ, मेरी मिसेज भी टीचर हैं, अध्यापक हैं, बेटा भी है, वो बीएससी ऑनर्स बीएचयू से ही किया है, अभी नीदरलैंड है, बेटी अभी क्या 10वीं बात में है। केंद्रीय विद्यालय से। तो मैं पक्का मानसिक रूप से ये रहता हूँ कि मुझे प्राइवेट और जो बहुत सारी चीज़ सुविधाएं उसमें नहीं जाए, हमारे बच्चे सरकारी में ही पढ़ेंगे, नहीं तो हम भी जो आर्यन इसमें भेजने के सक्षम है, क्या लेकिन हम बात है लोग का सर। उद्देश्य कि नहीं, वहाँ अच्छे टीचर हैं, हमको दिखावा नहीं करना है। टोनी जोसेफ अभी वहाँ भी सेमिनार चल रहा है चेन्नई में। जी। उन्होंने लिखा है अर्ली इंडियंस, उसमें सीधे लिखा है कि जो बस्तर की गोंड ट्राइब वुमन है, वो जो आज वर्तमान में है, वो फर्स्ट जो आई है थ्योरी के अनुसार कि अफ्रीका से, फर्स्ट माइग्रेंट है अफ्रीका से, यहाँ से आया, जैसा कि अभी स्टैब्लिश, उस पर भी 2 मिनट में बात करूंगा। तो ओके। वो बोलते हैं कि सारे जो यहाँ के हमारी इंडियन सोसाइटी है, कम या ज्यादा, वो समाज की किसी भी स्टेज पर लेयर पर रह रहे हो, इंग्लिश में लिखे हो, बट दे आर कैरिंग लेस और मोर परसेंटेज ऑफ दिस वुमेन्स माइक्रोकांड्रियल डीएनए M2। ओ। ये जो फाइंडिंग है माइक्रोबायोलॉजिकल। तो जब मैं हिस्टोरिकल देखता हूँ कि हमारे इंडिजिनस का जो लीजेंड्स है कि हमारे पूर्वज जो नर्मदा घाटी के आसपास पैदा हुए, तो जी। साइंटिफिक जो फाइंडिंग भी बताता है कि प्रथम जो एक कोशी जीवों की उत्पत्ति जो वाटर बॉडी के पास हुई है, माने समुद्र मान लीजिए जब पानी था, वहीं से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बनते गए, वहां से फिर रीढ़ वाले बने जीव, फिर वहां से ये अब कोई क्वेश्चन ही करता है कि अगर बंदर प्रक्रिया में है आपके पूर्वज, तो रिवर्ट क्यों नहीं होते? क्या भाई कोई चीज केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो फिर रिवर्ट होता है? नहीं होता है। नहीं होता नहीं। केमिकल रिएक्शन के बाद रिवर्ट नहीं होगा ना। हमारे स्किन के अंदर जो चीज बन गया, बोले कि उसको रिवर्ट करके बनाओ। जी जी। पानी भौतिक परिवर्तन है, तो बर्फ बन सकता है, बर्फ से जो है पानी बन सकता है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाएगा, तो उसको फिर रिएक्ट किसे अलग करोगे? क्या अलग बात अलग तोड़ना पड़ेगा फिर। है। तो ये दो चीजें हैं कि केमिकल ये सवाल करता है बिना अवैज्ञानिक सोच का, ये इस पर चैलेंज है। सर जी मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये मान के चलते हैं हमारे चर्चा में कि जो आम जनता हमारे इस वीडियो को सुन रही है देख रही है, तो हम ये मानते हैं कि उनको बेसिक से बेसिक बताया जाए। आपकी रिसर्च जी की तरफ तो हम आएंगे और ज़रूर आएंगे और जी आपके रिसर्च को देखेंगे, लेकिन आपके नज़र में गोंड गोंडी गोंडवाना, उसकी साहित्य संदर्भ, उसका शब्द प्रचार, या आप अपभ्रंश कह रहे थे, जी। ये सब चीज़ें आपके नज़र से क्या है, उसको ज़रा आप डिफाइन करें, उसको ज़रा बताइए आप। देखिए, मेरी नज़र तो तब डेवलप हुई, हमारे पास तथ्य और जो रिसोर्सेज क्या हैं, उसके बाद आदमी का नज़र और जो दृष्टिकोण बनता है। तो ओके। जब हम
अपने फोकलोर को देखते हैं या रिटेन डॉक्यूमेंट को जब पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर को, तो ये पता चलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानव की उत्पत्ति में बहुत से विद्वानों का अलग अलग विचार है। जी। कुछ विद्वानों का वैज्ञानिक विचार है जो जियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से पूछते हैं। कुछ हुँ, जो अपने इंडियन राइटर्स हैं जो पर्टिकुलर विचारधारा में समाहित हैं, वो हर एक चीज को इमेजिनरी जो है जोड़ते हैं। वो कोई शक्ति हो उसको गॉड नाम दें, अल्लाह नाम दें, ईश्वर दें, हुँ, परमेश्वर दें। ये उनकी बात की भाषा का विकास है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान भी ब्रदर, आप बहुत आश्चर्य करेंगे कि नेचर को ही समझ के विज्ञान पैदा हुआ। नेचर स्वतः निर्मित है। ये हमारे सिद्धांत, हमारे पूर्वजों ने बताया कि नेचर की उत्पत्ति किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया तो सवाल उठता है फिर उसको किसने बनाया है। तो अब तक विज्ञान की फाइंडिंग है कि ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है। लेप्रान का उसमें थ्योरी है कि अगर अभी भी स्टिल और यूनिवर्स है एक्सपेंडिंग, वो फाइंडिंग है कि हमारा पदार्थ जब बनने के बाद उसमें आयतन बढ़ता है। जी, जी, वो बिल्कुल, बीएससी में बिल्कुल। एक चैप्टर है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो प्रकृति का निर्माण जो एक्शन रिएक्शन से हुआ है। जितनी फाइंडिंग है ब्रह्मांड के रूप में, एक तारों दूसरे तारों से घटनाएं हुई, बिल्कुल। उसमें तत्वों का निर्माण हुआ। अभी भी बहुत से तत्वों का निर्माण हुआ है, होना बाकी है, ऐसा और अनुमान है। ये जैसे साइंटिफिक अनुमान। वैज्ञानिक का रिसर्च भी है लेबनाम नाम के कणों के, जिसको हम ऊना-पूना बोलते हैं। जी जी जी। बिल्कुल, उसी से रिसर्च हुआ, ये हम्म। वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो अब आते हैं जैसे कि अगर इंडियन सब कंटिनेंट की बात करेंगे तो ये बात किया जाता है कि अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई। लेकिन हमारे पूर्वजों को मालूम है कि 5 खंड हमारे से जुड़ा हुआ था। तो एक पॉसिबिलिटी कि अभी सेंट्रल इंडिया में अगर एक्सकवेशन किया जाए तो संभावना है कि हो सकता है कि अफ्रीका से पुराने यहाँ पर मानव कंकाल मिलें। अगर मान लीजिए कि अफ्रीका में ही मानव की फर्स्ट उत्पत्ति हुई, इसको एकल थ्योरी बोलते हैं, यूनिटरी प्रिंसिपल। उसमें ये माना था कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो इवॉल्व इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। जी, वहां से सारे लोग माइग्रेट हुए डिफरेंट कालखंड में। उनमें जो परिवर्तन हुआ, ताप दाप के कारण उनके मेलानिन हुए, उसके कलर जो चेंज हुए, तो कोई काकेशियन में ठंडा मुल्क में इधर काकेशियन गोरे हुए, इधर रहे तो जो है काले रंग के हुए, कुछ जो है हुँ, पीले रंग में आए। ये अलग वैज्ञानिक अध्ययन है, इसमें बहुत सारे शाखाएं हैं। जी, दूसरा इशू है कि एक हमारी जो है फोकलोर, ये लीजेंड्स है, हुँ, घटनाक्रम है अपने पोइतूरों का, कि हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति जो नर्मदा झिरिया के पास हुई है। मतलब कि नर्मदा नदी के किनारे आसपास हुई है। क्यों? कि ये जो जियो स्ट्रक्चर है ये भारत का सबसे पुराना है। और जो हिमालयन है इससे करीब 5 गुना कम समय के बाद हुआ, 7 करोड़ के आसपास। तो जब वहां से जितने हम फासिल्स पहले मानव के नहीं मिलते हैं, फासिल्स मिलते हैं पेड़ पौधों जीव जंतुओं के, तब ये लोगों ने उत्साह और उनके अंदर आश्चर्य हुआ कि ओ यहाँ पर तो सबसे पुरानी जो फासिल्स मिलते, जीवों की उत्पत्ति यहाँ पर। उसी से रिलेटेड कोयतूरों, गुंडवंशी कोयतूरों में जो ये अवधारणा है, विश्वास है। देखिए, फेथ और विश्वास में भी अंतर है। थोड़ा बीच में बोल दे, फेथ क्या होता है कि बिना बिना किसी को लॉजिक लगाए उसको मानते चले जाना। हुँ, लॉजिक द्वारा जो बिलीफ होता है, ये होता है कि ये काम हमने देखा है, परखा, उसको बदल यार इस काम इस व्यक्ति से ना कराओ, मुझे पता है ये नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको आप परख चुके रहते हैं। तो विश्वास उसको बोलते हैं। फेथ क्या है? कुछ भी कोई बड़ा आदमी बोल दिया उसको हम मान रहे हैं बिना तर्क लगाए। हुँ, तो ये अंतर होता है फेथ और बिलीफ सिस्टम। बिलीफ तो वैज्ञानिक भी बिलीफ सिस्टम, लेकिन वैज्ञानिक बिलीफ होता है तर्क के आधार पर। और जो अदर जो मैथोलॉजिकल बिलीफ क्या है, वो केवल आपके माइंड को सेट कर दिया कि वही चीज जानना है, उसके आगे नहीं सोचना है। ओके, ओके तो सर। कोयतूरों की उत्पत्ति के बारे में जो हमारी गीत हैं कोया वंशी का, कि हम गंडोदाई कोयाते, गंडोदाई के कुख से हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति हुई है। तो इसका ये मतलब कि पृथ्वी ही सभी इस सोलर सिस्टम में पृथ्वी अब तक जो है सभी जीवों की माता है, मदर है। तो इतना बड़ा जो है नेचुरल फैक्ट और वैज्ञानिक इसी के इर्द गिर्द आते हैं। जी, और इवन जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स की विचारधारा भी डायलेक्टिकल जो अ, है आपका सिद्धांत, हुँ, तो मेटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक है, भौतिक द्वंदात्मक सिद्धांत। तो उससे पहले तो हमारे पूर्वजों ने ये सब दे रखा है। और उन्होंने अपने सिद्धांत में लिखा है कि अगर डार्विन नहीं होते तो मेरा दास कैपिटल की रचना उतनी बढ़िया नहीं हो पाती। हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से उन्होंने वो आइडिया ड्रा किया था। हर एक आदमी वहां से आइडिया ड्रा करता। मेरा कार्य ऐसा नहीं कि हमने डॉक्टर कंगाली जी से ऊपर काम, बेसिक उन्हीं का है, लेकिन उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, अन्य चीजें जो बची हुई उन्हीं के आधार पर कौन व्यक्ति आएगा। तो मैंने उन्होंने 19 सिंबल का किया, साइन का,
यहाँ पे दो चीज है, इरावथन महादेवन जो टेक्स्ट है, हुँ, जो उसका साइन, उसको इंडस साइन बोलते हैं, जो उसमें एनिमल के और अदर जो आइकोनोग्राफ बनाए गए हैं उसको सिंबल नाम दिए हैं, हुँ, जबकि अंग्रेजी में सिनोनिम से सिंबल माने प्रतीक, साइन माने भी प्रतीक ही होता है, ये डिफरेंस है। तो अब उसमें जो पहला चित्र की जो हमको ये सिंह मोहर धारण किए हुए हैं, हुँ, तो हुँ, मैं कहते हैं कि डिसकंटिन्यू है। तो अगर कोई बोलता है कि 1500 बीसी के आसपास जो है हुँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कोई हुँ, बोलता है 1300 बीसी, मान हुँ, लीजिए लैंग्वेज खत्म हो गई लेकिन उसकी कल्चरल वैल्यू वो तभी कंटिन्यू है। अब वो कहाँ किस सोशल ग्रुप ऑफ दिस कंटिनेंट स्टिल प्रिवेल्स, ये मैटर करता है खोजने की। तो देखता हूँ सिग्मोर धार करने में हमारे जो कोतरियन समाज के भूमिका हैं, वो जो उसको पवित्र मान के धारण करते हैं और हुँ, उसी तरह सिंह पहनते हैं और उसको त्रिशूल मार्ग बोला जाता है। बिल्कुल। और जो हमारे पूर्वज हैं शंभू महादेव, हिंदी में भी शंभू शिव जी को ही बोला गया है। अब पता चला है कि शंभू शंभू से आया हुआ है, 5 खंड धरती को बोला जाता है शंभू, उसके जो राजा थे उनको शंभू बोला, शंभू राजा। अब गोंडी में एक प्रत्यय इतनी महत्वपूर्ण है आल शब्द से, तो आल जो पाया गया है हुँ, हम दिखाएंगे भी। आल के बाद ये हुआ कि आल का अर्थ क्या क्या है, तो कंगाली जी ने निकाला कि आल माने यह होता है, हुँ, व्यक्ति होता है, हुँ, राजा भी है, धारण नियंत्रक करने भी है, वाला, धारण हाँ, करने और वाला। जो है या किसी कार्य को करने वाला प्रोफेशनल भी है। हुँ, तो अब टेक्स्ट में आल का कहाँ अर्थ कैसे लगेगा, जिससे हमने बोला मनुष्य, आदमी, मानव, हुँ, ठीक है, ह्यूमन। तो एक चीज को डिनोट करते ही इन शब्दों का जो फ्रिक्वेंसी है मुंह से, इसका प्रभाव अलग होता है। ओके। जिसे बोलते हैं कि बहुत ही ये ग्रैंडियोर जो है किला है। अब हुँ, कोई बोलता है कि बहुत आलीशान है। तो भाषाओं का बोध होके ही व्यक्ति की उसकी सीमा को निर्धारित करता है। हमारा दिमाग जितना अधिक परसीव करता है जिस गहराई तक, उसी का हमको सीमा निर्धारण कर पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि एक व्यक्ति पर इसका कितना जो है प्रभाव है, एक दूसरे व्यक्ति कितना प्रभाव है, इस पर निर्भर करता है, परसेप्शन पर। कि आप जो कोइतुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जी, जी, जी। कोइतुर शब्द आप जैसे कि हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कोइतुर शब्द को ही हम कोइनतुर बोल के यूज़ करते हैं। हुँ, लेकिन हाँ जी। आप जो यूज़ कर रहे हैं स्पेशली, आपका जी, क्या जी। रीज़न है कोइतुर यूज़ करने का? आपके पास कोई रीज़न है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट देखिए, कोयतुर हम उसको दिखाने को देखिए जब मानवों का उत्पत्ति हुआ, मनुष्य क्या या ह्यूमन गंड जीव हम बोलेंगे, गंड हुँ, जीवों की जब उत्पत्ति हुई तो हमारे जो नर्मदा घाटी, सोन घाटी, जितनी भी आसपास पानी के स्थल हैं, वहाँ के जो शिलाश्रय हैं, उनके आसपास वो पहले समूह में रहे, अपने जो है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद जो है वो अपना शिकार करते थे, गैदरिंग किए, हंटर गैदरर जिसको बोला जाता है। वहीं हुँ, से बाद में 1500 साल, क्यों कोई भी वैज्ञानिक एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकता कि ये चीज यही में घटना हुई है, क्योंकि एक लॉजिकली अनुमान लगता है। जिस चीज को आप 700 साल बोलेंगे, कोई 600 साल भी बोले, कोई 500 साल, क्योंकि जो वैज्ञानिक उपकरण भी हैं हुँ, उसमें भी टॉलरेंस रहता है। एक ही चीज को आप मेजरमेंट करेंगे, मैं मेजरमेंट करूंगा, तो डिफर करता है, क्योंकि उसमें हुँ, स्केलिंग सिस्टम होती है। जी, अभी तो केवल कार्बन डेटिंग ही नहीं है, अभी 4-5 तरह की विधियां आ गई, मैग्नेटिक से भी आपको पीरियड डिसाइड हो रहा है। तो हुँ, इस आधार पर देखिए कोया क्या हुआ, कि कोया शब्द हुआ, इसका अध्ययन से पता चलता है, जो भी कंगाली जी का नाम लिए बगैर काम नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने ही इतना व्यापक रूप से संकलन किया है। और जी, वो बड़े ही सरलता के साथ कहते हैं कि ये मेरा नहीं, ये समाज का जो अध्ययन है, मैंने केवल लिपिबद्ध कर दिया। ये इस बात का, उनकी महानता का जो द्योतक है कि हमारा समाज कितना जो है सरल और कितना ईमानदार होता है बोलने के लिए जी, और कहने के लिए। अपने को सब नहीं मानता, वो सबको बाँट के रखता। अब यही जो मैं भी सीखा हूँ, तो सारी चीज़ समाज की ही देन है, हमने तो नहीं पाया होता अकेले। जी, जी, तो उन्होंने बोला कि कोया का अर्थ जो है 3-4 है। कोया माने जो है आपका महुआ भी होता है, हुँ, कोया माने कोख भी है। कोया जब हम एक चीज़ पढ़ा थे, खाली स्थान जिसको स्पेस बोलते हैं। पोकड़ी, स्पेस का पोकड़ी। मतलब कि विदाउट एयर, उसको स्पेस बोलते हैं। हुँ, तो स्पेस में हुआ। तो उस आधार पर कोया बोला गया कि कोयतूर है, माने जो अपने माँ के कोख से, माने जो उनके कोख है, ऊम्ब है अंग्रेजी में, वहाँ पर जब इनका 4 पदार्थों से घर्षण के बाद जो है खाली स्थान में जब उनकी वृद्धि होती है, फ्यूजन जी, अंग्रेजी में बोलते हैं, जी, तो जीव की उत्पत्ति होती है। कोई अंडज भी है, कोई जो है अपने गर्भ से पैदा होता है। कई विधियाँ हैं, 3-4 विधियाँ हैं जीव की उत्पत्ति का। हुँ, तो यहाँ से जो है कोयतूर बहुत नेचुरल जो है अपीयर होता है कि इसकी उत्पत्ति कितनी नेचुरल, इसके विश्वास कितने प्राकृतिक हैं, इसमें मैथोलॉजी और इमेजिनेशन नहीं है।
ये जो जी। पूर्वज इन्होंने जो प्रकृति को अध्ययन किया, उसी के आधार पर अपने समाज को एक नई रास्ता दिया। तो इन्होंने जब समूह में रहा तो इनको गोंदोला बोला गया है कि गोंदोला में रह रहे हैं, ठीक है। हुँ, तो कोया रहे, इन्होंने कोया जो है, आप जो कोया केवमैन कहलाए कि ये गुफा में रहे, क्योंकि हुँ, गुफा में भी खाली स्थान होता है, वहाँ रहे। हुँ, केवमैन के बाद जो ये फिर गोंदोला में आए, गोंदोला के बाद इनकी गण व्यवस्था बनी, तो हुँ, गणों के रूप में आए। तो गण व्यवस्था क्यों हुई कि पहले एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप पर हावी होता था, एक दूसरे पर अत्याचार करता था। वहाँ की वो ये बहुत बड़े विद्वानों ने बोला कि कैसे मानव का डिफरेंट जो है तंत्र विकसित हुआ। तो वहाँ पे जब स्थापित कर लिया तो लगा कि एक मेरा मुखिया होना चाहिए, तो फिर मुखिया का आपसी समूह ही चुना कि मेरा लीडर ये रहेगा। ओके। तो राजा कहलाया, किंग कहलाया, चाहे हमारे यहाँ चिप्टन बोलते हैं कि गुरु मुखिया है, मुखिया है समाज का। फिर इसी तरह एक मुखिया दूसरे पर अगर कर लिया तो एक मुखिया अपने को अधिक सुविधा चाहने लगता है, तो कई मुखियाओं को अपने अंदर बना लेता है, तो फिर बोलता है कि वो हमारे वो अधीन हो गए। तो इस हुँ, तरह जो है राजा और महाराजा और सम्राट की जो है परिभाषा, हिंदी में चूंकि भाषी तो वहीं से बताना सही, तो वहां से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। लेकिन इसके जो है इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यू पर आएंगे तो इसमें बहुत सारे विभेद भी होता था। जो एक हुँ, दूसरे यहाँ जीत लेता था तो वहाँ के रिसोर्स पर जो है कब्जा करता था, शोषण भी। जैसे मान लीजिए महिलाएं ही हैं, तो महिलाएं भी राजा की कई पत्नियां बनने लगती, तो बोला हम जीत लिए, जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे। ये सारे जब उतना समाज में बहुत सारे ये सब अनाचार बढ़ गया, तो कुपार लिंगो, रुपोलंग कुपार लिंगो, जिनको बोलते पहान दिपारी कुपार लिंगो, हुँ, इन्होंने विचार विमर्श किया कि भाई छोटे छोटे गणराज्य हैं और इनमें इतनी जो है दुश्मनी चल रही है, तो इसका क्या कारण है, इनमें मानव समाज कैसे सुधरे। तो उन्होंने ये अध्ययन किया समाज के बीच में जाके। हुँ, बहुत टाइम लगा होगा, करीब 3-4 दशक तो लगा ही होगा अपने शिष्यों के साथ। फिर उन्हें इकट्ठा कि कारण क्या है, तो उन्होंने ये देखा कि कारण है जो एक मुखिया जीत लेता अपने इलाके में, फिर शादी का जब उनको पेयर बनाने की बात आती है तो देखा कि अपने ही समाज करे, क्योंकि उससे तो दुश्मनी हो गई दूसरे चकियां वाले साइड से, हम तो जो है चंदौली वाले तहसील वाले हैं, तो बोले हम वहाँ नहीं शादी करेंगे। तो जी, हमारे दादाजी बोले नहीं बेटा ये गलत है, हम लोग दुश्मनी रही ठीक है, हाँ, तुम लोग यहाँ संबंध करो, वो भी तो मानव ही है, तभी तो आपस में एकता आएगी। तब वहां से उन्होंने कुलगंड के बारे में सोचना आरंभ किया, तो वहां से व्यवस्था बनाते हैं और गण सिस्टम को जो लागू करके, और एक गण की जो बहू आएगी दूसरे की जो है कुल वधु कहलाएगी। तो ये व्यवस्था लाती है। बीच में बहुत सारे कोयतुर समाज के नर नारी ने जो है योगदान दिया है, वो लंबी है कहानी और लेजेंड्स, तो वो चलता है। लेकिन आज भी जब वैज्ञानिक से हम सोचते हैं तो वही पाते हैं कि जब भी एक समूह, अब उसको गोत्र नाम दिया गया, तो उसका लक्षण परिलक्षण थोड़ा भिन्न हो जाता है। जब दूसरे लक्षण परिलक्षण से जब उसका जो समाहत होता है कि अच्छे लक्षण की जो है उत्पत्ति होती है, वैज्ञानिक सत्य है। प्रकृति जी, में अगर एक ही लक्षण को मिलाएंगे तो उतना बढ़िया नहीं है। पानी एक अलग गुण वाला है, उसके अंदर चीनी डाल देते हैं, एकदम व्यवहारिक वैज्ञानिक बता रहा हूँ, तो उसमें स्वाद आ जाता है। पानी भी स्वाद दे रहा है और उसमें चीनी गया, लेकिन पानी दूसरे जगह फिर पानी ला दीजिए तो पानी ही रहेगा ना बेसिकली। जी, जी, तो ये सिस्टम आया। तो देखिए कोया मनवाल से, जो कोया केव मनवाल से हुआ, जो केव मैन केव पर्सन हुआ, हम मैन की जगह पर्सन बोलेंगे, हुँ, केव पर्सन से भी जो फिर ये लोग कोया मनवाल कहलाए, कोया मनवाल से फिर जो गण में रहने लगे, फिर गण हुँ, गंडी वेन गोंडी वेन जब इनकी व्यवस्था बनी तो गोंडवाना गोंडी वेनों के देश से, जहाँ पर जिस धरती के क्षेत्र में विकसित हुआ वहां पर इनको गोंडी वेंकनाना मतलब कंट्री कहलाए कि गोंडी वेनों का देश है। गोंडी वेन उसका पूर्ण जो गोंडी वेंक बोलते हैं। तो ये हुँ, व्यवस्था की, तो हम देखते हैं कि जब हमारा प्राचीन मानव कोयतूर है, हुँ, तो हमारा साइंटिफिक बायोलॉजिकल जो है डीएनए भी टेस्ट ये बताता है कि मूलतः यही मानव, इन्हीं से सभी लोगों की स्प्लिटिंग उत्पत्ति हुई। शाखाएं बढ़ी। जी, जी, क्या और बात है! भाषा बहुत के बढ़िया आधार पर बताया। जब हम ऊर और जो सुमेर की जब पढ़ते हैं, वहाँ का भी हमने पढ़ लिया है, तो बहुत ईज़िली पढ़ा जाता है। तो हुँ, ये जो सिस्टम विकसित किया, तो अब चैलेंज हुआ कि व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन कैसे करता है? तो मैं प्रश्न के रूप में बोलूँगा, हुँ, क्या कोई व्यक्ति पहले लिखित बोला? पहले अपने मुँह से ही आवाज़ निकाला ना? व्यक्ति क्या की बात बात नहीं, है! कोई भी चीज़। हुँ, कौवा भी बोलता है काँव-काँव, तो उसके समाज के और उसके प्रजाति वाले सारे कौवे आ जाते हैं। उसी तरह हिरन भी आवाज़ निकालता है। पहले ध्वनि आई, ध्वनि के बाद उसको पर्टिकुलर ध्वनि को उन्होंने एक अर्थ दिया होगा कि ये आवाज़ निकलेगी तो ये कुछ पुकार रहा है। तो उसी तरह के गाय भी जब प्यास लगती है, भैंस भी, तो गाँव घरों में देखेंगे वो भी आवाज़ करने लगती है। तो उसका मालिक समझ जाता है कि प्यास से ही आवाज़ कर रही है, और उसका बच्चा जब दूध के लिए होता है तो वो भी आवाज़ देता है। यानी तो बात क्यों, नैसर्गिक संकेत यानी जो ध्वनि होता हाँ, है वो नैसर्गिक संगीत। जी। मैं
भाषा की तरफ आ रहा हूँ, ये इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कैसे होता है। जी, जी, जी। अब कम समय तो बताइए, जैसे कोई बच्चा ही पैदा हो जाए तो पहले वो रोता ही है ना, तो रोने को हम लोग वीपिंग है, हाँ। अंग्रेजी में बोल दिया, हम बोलते हैं रोना, कोई और भी दूसरी भाषा में बोलता होगा। जी, तो जी। लेकिन ये ध्वनि जब बच्चे की जब बड़ा होता है 3 साल के बाद, तो उसको एक एक शब्द हम ध्वनि के माध्यम से ही डालते हैं। ध्वनि ही पहले होती है ना, जान लेते हैं कि ये इसका अर्थ ये होगा, मम्मी पापा ये बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये होगा, बेटा गिलास लाओ, कोई बोलेगा ब्रिंग ग्लास। तो अब जी, जी। अंग्रेजी वाला नहीं समझेगा, अंग्रेजी में धीरे समझाएगा, एक दिन हम बोलेंगे ब्रिंग, और फिर उंगली से इशारा करेंगे कि यही गिलास, तो छोटा बच्चा, अच्छा पापा इस गिलास के लिए संकेत कर रहे हैं। तो भाषा जी, पहले ध्वनि से हुई, ध्वनि जब भाषा को जब एक दूसरे से समझ गए तो उसको कम्युनिकेशन का माध्यम हुआ। जब जी, स्ट्रक्चर बना के जब बोला गया तो उसको बोला गया कि भाई ये बोली के बजाय अब ये भाषा जो है स्टैंडर्डाइज हो गई। तो बोली जी, को भाषा, बोली भाषा में यही अंतर किया गया कि जिस भाषा का मतलब ग्रामर होगा, उसका अटेंड है, उसको हम भाषा बोलेंगे, नहीं तो और सब बोली है। बोली मतलब कि आप अपनी बोली बोल के कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। जब भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, जब कोई एक जीव अपनी ध्वनि से दूसरे जीव को अपना संकेत फिर वापस लेता है, उसका उत्तर तब कंप्लीट होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप सुने, अब मुझे उत्तर दिए, तब इसका कम्युनिकेशन चैनल कंप्लीट माना जाता है। नहीं तो आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ समझ नहीं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता।